रियल लाइफ में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम होल्ड करते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथ के साथ चिपका हुआ रहता है, लेकिन 3D प्रोग्राम्स के अंदर फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके लिए एक ऑप्शन रहता है जिसको कहते हैं पेरेंटिंग। फ़ोन को टेबल से उठाना, चश्मे का चेहरे के साथ चिपके रहना या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ पे ट्रांसफ़र करना, ये सब उदाहरण है पेरेंट के। मान लो कि अगर ये क्यूब मूव किया तो ये स्फीयर भी उसके साथ साथ मूव करेगा। गो टू विंडो, आउटलाइनर। आउटलाइनर के अंदर स्फीयर को सिलेक्ट करो, फिर मिडिल माउस ड्रैग करके क्यूब के अंदर डाल दो। अब देख सकते हो कि स्फीयर क्यूब के अंदर चला गया है। स्फीयर को मूव करो, इट्स मूविंग नॉर्मली। अब क्यूब को मूव करो, स्फीयर भी उसके साथ मूव कर रहा है, क्योंकि स्फीयर इज़ अ चाइल्ड ऑफ क्यूब एंड क्यूब इज़ पेरेंट। ये करने की एक और तरीका है। मैं चाहता हूँ कि स्फीयर क्यूब के अंदर चला जाए। पहले सिलेक्ट करो स्फीयर, फिर क्यूब, प्रेस पी। इसको ऐसे समझो कि ये क्यूब एक फोल्डर है और स्फीयर है फाइल। अब फाइल जब तक फोल्डर के अंदर रहेगा तब तक तुम फोल्डर को कहीं भी मूव करो, फाइल उसके साथ मूव करेगा। अब एक फ़ोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकता है, एक फ़ोल्डर के अंदर फोल्डर हो सकता है, उसमें फाइल हो सकता है। कनेक्शन को छुड़ाने के लिए पहले चाइल्ड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर प्रेस शिफ्ट पी। इसका एक यूज़ देखते हैं। इस एनिमेशन में मैंने ये किया है। मैग्नेट के अंदर है पिन और पिन के अंदर है बॉल। इससे मैग्नेट मूव करेगा तो पिन मूव करेगा, और अगर पिन मूव करेगा तो बॉल मूव करेगा। इट्स वर्किंग फाइन फॉर नाउ। अब मान लो ऐसा करना है कि कुछ टाइम के बाद ये बॉल पिन से अलग होकर नीचे गिर जाएगा। क्या होगा अगर मैं इस बॉल को मैग्नेट की ग्रुप से बाहर निकाल दूँ? पहली बात, ये अब फॉलो नहीं कर रहा, और दूसरी बात, एनिमेशन भी चौपट हो गया। ऐसे केस के लिए होता है पेरेंट कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मतलब जिस चीज़ की मूवमेंट के ऊपर रोक लगा दी गई हो। कॉन्स्टेंट करने के लिए सिलेक्ट क्यूब, देन सिलेक्ट स्फीयर, चूज़ एनिमेशन टैब, गो टू कॉन्स्टेंट, चूज़ पेरेंट कॉन्स्टेंट। उप्स, ओके, इस पर आएंगे। अभी आउटलाइनर में अगर नोटिस करेंगे, इस बार स्फीयर क्यूब के अंदर नहीं गया है। वजह स्फीयर के अंदर एक नोट जनरेट हुआ है, पेरेंट कॉन्स्टेंट 1। इसको अभी इग्नोर करते हैं और स्फीयर को सिलेक्ट करते हैं। चैनल बॉक्स पे ट्रांसलेट रोटेट एट्रीब्यूट पर कलर कोडिंग हो गया है, होपफुली ब्लू कलर की। लेट्स ट्राई टू मूव द स्फीयर, इट्स मूविंग। नाउ सिलेक्ट द क्यूब एंड रोटेट इट। स्फीयर अपनी जगह पे स्नैप कर गया, दिस इज कॉन्स्टेंट। अभी स्फीयर के मूवमेंट के ऊपर रोक लगाई गई है। ओके, अब एक की सेट करते हैं। सिलेक्ट द स्फीयर एंड प्रेस एस। ओके, कलर चेंज हो गया है और एक एट्रीब्यूट जनरेट हुआ है, ब्लेंड पेरेंट। अभी क्यूब को मूव करो। स्फीयर अब मूव नहीं कर रहा है क्योंकि ब्लेंड पेरेंट एट्रीब्यूट वैल्यू इज 0। मेक इट 1, फिर क्यूब को मूव करो। नाउ इट्स फॉलोइंग, इंटरेस्टिंग। कैन यू एनिमेट इट? ट्राई करते हैं। क्यूब को मूव करता हूँ 1 से 20 फ्रेम तक। 10th फ्रेम में स्फीयर को सिलेक्ट करके ब्लेंड पेरेंट ऑप्शन 1 और 11th फ्रेम में 0 रखता हूँ। ओके, लेट्स सी। वाओ, नाउ आई कैन एनिमेट द बॉल ड्रॉप। Let's create a same kind of situation like the magnet. This time this cube is the magnet and the sphere is the ball. Let's parent the sphere to the cube. Select the cube, select the sphere, constant parent. Parent करने के बाद ये sphere cube के अंदर जा रहा है। We don't want that. Undo this. इसको फिक्स करने के लिए parent constant के साइड वाला जो बॉक्स है उसको क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हमको जहाँ चाहिए था वहाँ पेरेंट हुआ है। ओके, लेट्स एनिमेट इट नाउ। की डालने के बाद ये स्फीयर छूट गया, कोई बात नहीं। ब्लेंड पेरेंट को 1 करना है। ओके, लेकिन 1 करने के बाद ये स्फीयर एनिमेटेबल नहीं रह रहा क्योंकि ट्रांसलेट और रोटेट चैनल कॉन्स्टेंट है, लेकिन हम इसको छुड़ा सकते हैं, मतलब आधा ही काम हो रहा है। एक जुगाड़ लगाते हैं और इस सेटअप को फिर से करते हैं। आउटलाइनर से पेरेंट कांस्टेंट 1 नोड को डिलीट कर दो तो कांस्टेंट भी डिलीट हो जाएगा। पहले सारा सिलेक्शन छोड़ देंगे, फिर प्रेस Ctrl G। अब आउटलाइनर में एक null 1 बोल के ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। इसको कहते हैं ग्रुप। मान लो कि ये एक ब्लैंक फोल्डर है। मिडिल माउस ड्रैग करके स्फीयर को null ग्रुप के अंदर ले जाएंगे। बेसिकली मैंने पेरेंट किया। अभी null को मूव करेंगे तो स्फीयर भी मूव करेगा। अब सिलेक्ट क्यूब, Control select null from the outliner, constant parent option box, keep maintain offset on and add. अभी क्यूब को मूव करोगे तो स्फीयर भी मूव करेगा, मतलब पेरेंट की सुविधा मिल रहा है। स्फीयर को मूव करोगे तो दिखेगा कि इसका सारा चैनल्स ओपन है, मतलब किसी भी तरह से एनिमेट कर सकते हो। अगर स्फीयर को छुड़ाना है तो null ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और एक की डालो। यू विल गेट दैट ब्लेंड पेरेंट ऑप्शन।
Now you can turn it on or off to attach or detach the sphere. Now I can animate this without any stress. अब कुछ पेरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. पेरेंट कांस्टेंट ऑप्शन बॉक्स के अंदर जाएंगे. मेंटेन ऑफसेट दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करेगा, वरना ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा. इग्नोर द अदर्स एंड मूव टू कांस्टेंट एक्सिस. अगर ट्रांसलेट एक्स और रोटेट एक्स को चेक करूँ फॉर एग्जांपल, केवल यही दो चैनल्स कांस्टेंट होगा. दैट्स सेम फॉर ऑल द अदर ऑप्शंस. जिसको टिक करोगे सिर्फ वही चैनल कांस्टेंट रहेगा. पॉइंट कांस्टेंट सिर्फ लोकेशन को कांस्टेंट करता है. वैसे ही ओरिएंट कांस्टेंट सिर्फ ओरिएंटेशन को यानी कि रोटेशन वैल्यू को कांस्टेंट करता है. स्केल कांस्टेंट स्केल वैल्यू को. एम कांस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज करता है. इसका ऑप्शन बॉक्स तो मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि एनिमेशन में इसका यूज़ ऑलमोस्ट होता नहीं है. मेंटेन ऑफसेट ऑन करके ऐड करने से चाइल्ड पेरेंट को फॉलो करता है. पोल वेक्टर एनिमेशन की चीज़ है नहीं. रिवेट नया ऑप्शन डाला गया है माया में. किसी भी वर्टेक्स को पकड़ के रिवेट करोगे तो एक लोकेटर आ जाता है उस वर्टेक्स पर. अब उस लोकेटर के साथ तुम किसी भी चीज़ को पेरेंट कर सकते हो. यूजफुल है इन सर्टेन केसेस. मोशन पाथ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. You have to create a curve first, then select the curve, then the object, choose attach to motion path. Now the object will follow the path. इसको यूज़ करने से मैनुअली कर लेना आसान लगता है मुझे. पॉइंट ऑन पॉली. पॉइंट ऑन पॉली रिवेट का ही एक लॉन्ग प्रोसेस है. सिलेक्ट अ वर्टेक्स, देन सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, देन क्लिक ऑन पॉइंट ऑन पॉली, कीपिंग मेंटेन ऑफसेट ऑफ. देयर वी गो. कभी कभी ये प्रॉब्लम करता है, शायद इसीलिए रिवेट को इंट्रोड्यूस किया गया था. जियोमेट्री कॉन्स्टेंट. सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, select the object you want to constrain, click on geometry constraint. Now it will follow the geometry. Normal constraint will follow the normals. इसको geometry constraint के साथ यूज़ किया जा सकता है.